नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के यहाँ पर इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें भी विशेषता है, हमारा जो टारगेट है आज का वो है आदिकाल। तो जो यूपीएलटी ग्रेड के बच्चे हैं, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। एमसीक्यू पीवाईक्यू भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हम पहले आदिकाल करेंगे, फिर आदिकाल के एमसीक्यू करेंगे, इसी तरीके से भक्तिकाल करेंगे, भक्तिकाल के एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोगों के यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं यहाँ टारगेट करती हूँ। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया। ये पद्धति 4 पद्धतियाँ हैं। नाम पूछा जा सकता है: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये 4 पद्धतियाँ हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं याद करनी है, चारों पद्धतियों के नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं और इनको का प्रयोग किसने किया वो याद करना है। वर्णानुक्रम पद्धति में किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने साहित्य इतिहास के लेखन में किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। विधेयवादी पद्धति का जो प्रयोग सबसे पहले किया वो, हालांकि इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय माने जाते हैं, लेकिन इतिहास लेखन का प्रारंभ इस पद्धति से आचार्य शुक्ल जी ने किया और उसके बाद तो जितने भी ज़्यादातर साहित्य इतिहास लिखे गए वो इसी पद्धति में लिखे गए। अगर पूछ लिया जाए इन चारों पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर के पद्धति अपनाई गई वह कौन सी है, तो विधेयवादी पद्धति उसी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अभी हम कुछ साहित्य इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें इस्तबार द लिटरेरी एंदु ये हिंदुस्तानी, फ्रेंच विद्वान का लिखा हुआ ये इतिहास ग्रंथ है। गारसा दत्तासी फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए, पहला 1839, दूसरा 1847 में। शिव सिंह सरोज का शिव सिंह सेंगर 1883 और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा हुआ साहित्य इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद का मिश्र बंधु, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र ने ये इतिहास लिखा, जो कि प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। 4 भाग इस साहित्य इतिहास के प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी का 4 भागों में विभाजित है। 1929 में ये प्रकाशित हुआ और सर्वप्रथम नागरिक प्रचारणी सभा बनारस द्वारा ये प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप इसको दिया गया। छठा हमारा यहाँ पर पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1940 में यह साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऐसे ही हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो है ये साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इसका संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। लगभग 17 भागों में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका 17वां भाग प्रकाशित नहीं हो पाया। केवल 16 भागों में ही ये जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो प्रकाशित हो पाया। ठीक है, तो ये काफ़ी बृहद इतिहास है, सबसे बड़ा इतिहास इसी को माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादन जिसका डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने किया है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीक। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर EFE के महोदय। हिंदी भाषा का साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णशंकर शुक्ल रसाल, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही रसाल के। और इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बहुत पूछा जाता है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। जैसे मैंने बताया, इन्होंने ही वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया और इनका साहित्य इतिहास का नाम भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रखा गया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विजेंद्र स्नातक का। हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता पुखराज मारू। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद भी हो चुका है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा।
ठीक है, तो ये तो कुछ वो बातें थी जो पूछी जा सकती हैं, आप लोगों के पाठ्यक्रम में संलग्न ना होते हुए भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की तरफ, और आदिकाल के हम यहाँ देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण कुछ खंडों के माध्यम से। और आदिकाल के मतलब आदिकाल को हम देखते हैं, आदिकाल का नामकरण यहाँ देख लेते हैं किसने आदिकाल को क्या कहा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बीज बपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसको सिद्ध सामंत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि किसने आदिकाल को क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जैसे पूछा जा सकता है चारण काल। तो दोस्तों आप लोग बताइए चारण काल किसने कहा? तो चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने पास, ये सारी चीज़ें अपने पास आप इन सारी बातों को लिख भी सकते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आरंभिक काल की अगर बात करते हैं तो सिद्ध सामंत काल भी कहा, लेकिन आरंभिक काल भी मिश्र बंधुओं ने जो है इस काल को कहा है आरंभिक काल, जिसमें इन्होंने पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में आरंभिक काल यानी आदिकाल को बांटा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की यदि बात करते हैं तो राम कुमार वर्मा ने यहाँ चारण काल भी कहा है, और राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी इस काल को कहा है। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी इस काल को कहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संधि काल, तो संधि काल कहने वाले राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो और 2-4 नाम याद रख सकते हैं, जैसे अपभ्रंश काल, क्योंकि अब एग्ज़ाम पहले की तरह नहीं होता हल्का फुल्का, अब चीज़ें और ज़्यादा आप लोगों से बृहद पूछी जाती हैं, बड़ी पूछी जाती हैं। तो जैसे अगर अपभ्रंश काल पूछा जाने लगे तो अपभ्रंश काल किसने कहा? आप लोग सोचिए अपभ्रंश काल किसने कहा? तो मैं बता देती हूँ, अपभ्रंश काल कहने वाले हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने पुरानी हिंदी का काल आदिकाल को कहा, और अपभ्रंश काल भी इन्होंने आदिकाल को कहा। आदिकाल का नामकरण इन्होंने अपभ्रंश काल के नाम से रखा। एक नामकरण किया वीरकाल। वीरकाल, तो वीरकाल कहने वाले कौन हैं? वीरकाल, तो वीरकाल दोस्तों जो वीरकाल कहा है वो वीरकाल कहने वाले हमारे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को क्या कहा? वीरकाल कहा। ठीक है, ऐसे ही संक्रमण काल बहुत पूछा जाता है। ये अब वो नाम है, ये यहाँ तक की जो आप डिटेल देख रहे हो ये वो है जो ओरली सबको याद रहता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। संक्रमण काल की यदि बात करते हैं तो संक्रमण काल किसने कहा? संक्रमण काल कहने वाले हैं हमारे डॉक्टर राम खिलावन पांडे। ठीक है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। राम खिलावन, ठीक है, राम खिलावन। इसके अलावा हम 1-2 नाम और देख सकते हैं, जैसे प्रारंभिक काल या शून्य काल की यदि बात चलती है तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त जी ने इस काल को और क्या कहा? प्रारंभिक काल के अतिरिक्त शून्य काल भी गणपति चंद्र जी ने इसको बोला, शून्य काल। ठीक है, शून्य काल भी इन्होंने बोला। एक नाम है आधार काल। आदिकाल को आधार काल कहने वाले, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल। आदिकाल को आधार काल का यदि कहने वाले पूछे जाते हैं तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे, 2 नाम आपको याद रखने हैं। आधार काल कहने वाले हैं मोहन अवस्थी और क्या नाम बताया मैंने आपको? सुमन राजे। ठीक है, एक अंधकार काल, इस काल को किसने कहा? अंधकार काल। ये वो नाम है जो आजकल पूछे जा सकते हैं। अंधकार काल भी आदिकाल को नाम दिया है किसी ने, तो अंधकार काल कहने वाले कौन हैं? अंधकार काल की यदि बात की जाए तो कमल कुल श्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल कहा। कमल कुल श्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल कहा है। तो ये कुछ विशेष नाम हैं आदिकाल के नामकरण से संबंधित जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं। अब इसके अलावा भक्ति काल को किसने क्या कहा? माध्यमिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने।
भक्ति काल को भक्ति काल कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पूर्व मध्यकाल कहने वाले हैं यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। रीतिकाल के नामकरण को देखें तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। इसके अतिरिक्त रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने वाले हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस काल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। कला काल कहने वाले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक काल के भी कुछ नामकरण हुए हैं, जैसे वर्तमान काल कहा मिश्र बंधुओं ने, गद्य काल कहा आचार्य शुक्ल जी ने, आधुनिक काल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां पूछी जा सकती हैं। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां किस प्रकार की थीं? आदिकाल की साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां हैं यानी विशेषताएं हैं, वो हर एक परीक्षा के लिए आजकल विशेष हो चुकी हैं। तो हम यहाँ साहित्यिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं, प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। तो आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव था, युद्ध वर्णन में सजीवता थी, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने के लिए मिली, विविध छंदों का प्रयोग यहाँ हुआ, प्रमाणिकता में संदेह है। हर एक जो ग्रंथ आदिकाल में लिखा गया अधिकांशतः सभी में प्रमाणिकता में संदेह देखा गया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यहाँ पर हुई, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अब आदिकाल साहित्य में विभिन्न प्रकार के काल में बटा है ये, और कुछ चीज़ें जो हैं विद्वानों के बीच में कहना चाहिए विवाद का एक विषय रहा है, जैसे हिंदी का पहला कवि कौन है। इससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को लेकर के अलग अलग इतिहासकार ने, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत दिया। राम कुमार वर्मा के अनुसार पहला जो हिंदी का पहला कवि माना जाता है वो माना जाता है स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने, यही दो नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने किसे माना? राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बात बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर यही चल रहा है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत या पुंड कवि को पहला कवि माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पहला कवि माना। रामचंद्र शुक्ल जी ने राजा मुंज व भोज को हिंदी का पहला कवि माना। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति पहले कवि हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि हिंदी का पहला कवि आप किसे मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी के पहले कवि यहाँ पर आ गए। आदिकाल में हिंदी को पहला कवि मानने में मैंने आप लोगों को दो लोगों के नाम बताए हैं जो पूछे ही जाते हैं। राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोगों को दो ये नाम तो याद रखने ही हैं, साथ ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को सारे याद रखने होंगे, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। यदि आप लोगों को इस प्रकार की मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कल आप लोग मुझे बताइएगा मैसेज करके। मैं कल आप लोगों को थोड़ा सिद्ध साहित्य समझा करके, सिद्ध साहित्य से संबंधित आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें हम कल सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य की कुछ विशेष रचनाएँ ये देखेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।